विज्ञान पेपर में सेक्शन बी कहां से आएगा इसका पता चल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस का जो पेपर आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में, तो साइंस के उस पेपर में सेक्शन बी आपके कहां से आएगा और सेक्शन बी आपके कितने नंबर का आएगा, कुल कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से चैप्टर के आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको उत्तर सहित बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो 24 नंबर है वो आप पक्का कर सकते हैं, यानी 24 नंबर है वो आप इस वीडियो से पक्का कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और इनके अलावा कोई और क्वेश्चंस पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपको इसी वीडियो से मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस आपको साइंस के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच आपको करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो साइंस के पेपर में जो सेक्शन बी आएगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या है वो 12 होगी। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि विज्ञान पेपर में जो सेक्शन बी आएगा आपके, और सेक्शन बी में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 12, यानी 12 प्रश्न आपके सेक्शन बी में आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। तो 24 नंबर का आपके सेक्शन बी रहेगा, तो 24 नंबर है वो आप पक्का कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और विद सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि ऐसक व गेंग को परिभाषित कीजिए, यानी ऐसक और गेंग की आपको परिभाषा लिखनी है। और साथ में मैंने जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उत्तर है आपके, या फिर आप अपनी नोट में जो नोटबुक है उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐसक की जो परिभाषा है वो क्या होती है कि जिन खनिजों में किसी विशेष धातु की मात्रा अधिक रूप से होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऐसक कहते हैं। कि जिन खनिजों में किसी विशेष धातु की मात्रा अधिक रूप से होती है और उसे निकालना लाभकारी होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसक कहते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये ऐसक की परिभाषा है आपकी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके गेंग, यानी गेंग की परिभाषा क्या होती है, गेंग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज ऐसकों में मिट्टी, रेत जैसी अनेक अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गेंग कहते हैं। ये आपके गेंग की परिभाषा है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आपको ये गेंग की ये परिभाषा है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, तो प्रश्न संख्या 2 है आपकी कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसके आपके जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यह आपको अच्छे से याद रखनी है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 है आपके कि साबुन व अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए। तो साबुन और अपमार्जक है उसमें आपको 2 अंतर है वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें साबुन की, यानी साबुन क्या होता है। तो साबुन में पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि साबुन है वो लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि साबुन है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। तो ये 2 गुण हैं, ये 2 विशेषताएं हैं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि साबुन है वो लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है और दूसरा है कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अपमार्जक। अब देखिए अपमार्जक में आपको कौन कौन से 2 अंतर याद रखने हैं, कौन कौन से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट है कि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण या एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का
सोडियम लवण होता है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा है कि अपमार्जक है वो कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करते हैं। और ये आपके इंग्लिश में दे रखा है डिटर्जेंट, इसके दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपकी, और अगर इन क्वेश्चंस को आप लिख कर याद करोगे तो बहुत ही अच्छे से आप याद कर सकते हैं। ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। तो ऑक्सीकारक को आपको परिभाषित करना है, यानी इसकी परिभाषा लिखनी है, और इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालना है ऑक्सीकारक, और इसकी परिभाषा है कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं, यानी ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं और स्वयं अपचयित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। यानी ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ वे होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं और स्वयं अपचयित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, तो अच्छे से आप याद रख सकते हैं इनको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य 2 घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली 2 मुख्य घटनाएं हैं, उनका आपको वर्णन करना है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इसकी पहली जो मुख्य घटना है वो क्या है कि यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है, और ग्रेना भाग में उपस्थित क्लोरोफिल अणु प्रकाश ऊर्जा अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट आप अच्छे से देख सकते हैं कि यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है, और ग्रेना भाग में उपस्थित जो क्लोरोफिल है अणु हैं वो प्रकाश ऊर्जा अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि प्रकाश द्वारा जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन आयन बनते हैं, और ऑक्सीजन वायुमंडल में चली जाती है। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन है वो आपके वायुमंडल में चली जाती है। उसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके प्रक्रम में होने वाली 2 मुख्य घटनाएं हैं वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 है आपके कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, इसका डायग्राम है, तो वो डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगी? तो यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगी, उसकी सुरक्षा करेगी? तो देखिए इसका उत्तर है नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? तो इसका रीजन दे रखा है कि कॉपर टी का प्रयोग गर्भ निरोधन के लिए किया जाता है और इसका यौन संचारित रोगों से बचाव में कोई योगदान नहीं होता है। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका आंसर, तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की जो क्षमता है, जो पावर ऑफ लेंस है उसको आपको परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में कुछ और लिखना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो लेंस की क्षमता की जो परिभाषा है वो आपको क्या याद रखनी है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता है, इसका एक सूत्र होता है, लेंस की क्षमता को हम P से दर्शाते हैं, और P बराबर 1/F, ये आपको याद रखना है। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको D से दर्शाते हैं। और उत्तल लेंस की क्षमता है वो धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता है प्यारे बच्चों वो आपकी ऋणात्मक होती है, यानी नेगेटिव होती है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसके मात्रक, इसके सूत्र। और उसके बाद में है प्रश्न संख्या 9 कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण है उसके मुख्य जो फोकस है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो इसका आंसर है
इसका आंसर प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट जहां दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती हैं और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? F से दर्शाते हैं। और ये आपके इंग्लिश में लिखी हुई है परिभाषा, आपके अच्छे से आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, इसका डायग्राम है विद्युत मोटर का, वो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपकी कि घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी है वो बरतनी चाहिए। तो इसका आंसर है कि घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए मेन स्विच के पास विद्युन्मय तार यानी जो लाल रंग का तार होता है उसमें उचित सामर्थ्य का फ्यूज तार है वो जोड़ना चाहिए। कि घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए जो मेन स्विच होता है उसके नज़दीक एक लाल रंग का तार होता है, विद्युन्मय तार कहते हैं उसको, और उसमें उचित सामर्थ्य का जो फ्यूज तार है वो हमें जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो सावधानी है वो बरत सकते हैं, ये आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है आपके कि प्रश्न संख्या 12 है कि कचरे की मात्रा को कम करने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। तो कचरे की मात्रा है उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको कम कर सकते हैं और कम करने के लिए हम कौन कौन सी जो विधियां हैं, कौन कौन सी मेथड हैं उनको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 विधियां हैं आपके, जिसमें पहली विधि का नाम है पुनर्चक्रण, जिसको इंग्लिश में रिसाइकिल बोलते हैं। दूसरा है आपके भूमि भराव, जिसको लैंडफिल बोलते हैं। तीसरी है आपके जलाने पर यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन बर्निंग। और चौथा है आपके बायोगैस तथा खाद के उत्पादन द्वारा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये 4 विधियां हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। और प्यारे बच्चों टोटल आपके सेक्शन बी में यानी साइंस का जो पेपर आने वाला है उसमें सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। तो 12 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस आने के आपके 100% चांस हैं इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में। तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।